मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशंस और ईरान का इसराइल पर हमला करने के बाद कहीं लोग इस मसले को फ्लैज वार की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी कहना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वार 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ही ऐसे होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल सन 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इसराइल तक पहुंचाया। इसराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइलों को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइलों ने इसराइल एयरवेज को हिट किया, जहां पर अमूमन इसराइल के लोग हेड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट्स इमेज ने भी कंफर्म किया कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंग्स के ऊपर जाके गिरा। अब दुनिया की नजरें इसराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही इसराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इसराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वार 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज तो इसराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। शुरू से शुरू चैनल्स की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज मिडल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां 2-4 पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर जो पिछले 45 सालों से इंडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इसराइल मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। पिछली बार तो जब अप्रैल सन 2024 में ईरान ने इसराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया तो इस वक्त अमेरिका ने इसराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इसराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हुआ कैसे? इसराइल का आयरन डोम एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शील्ड्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज या इंपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसीवर्स सेव किए जा सकें। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ ऐसी मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तब ही ईरान ने कैलकुलेटेड करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल लॉन्च किए। इसराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के बाद जवाब में भी इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन और तेज क्रूज मिसाइलों के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं चला था कि ये हमला इसराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इसराइली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इसराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला यह है कि कन्वेंशन मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान के इन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होते हैं। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी, और ये भी मुमकिन है कि इसराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग टूरेट्स भी हो सकते हैं।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इसराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, तो शायद इसराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करे। और आखिर में ये है तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम एक खास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बम बनता है। इसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि U-35 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। ये क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इसराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपने सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए काफी करीब है, जिसके बाद वो एक न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। इनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो फिर दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा। इसराइल की इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर तानेज में इनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। ये फैसिलिटीज पहले भी कई बार शिकन्स और इंस्पेक्शंस का शिकार रही हैं। दूसरी फैसिलिटीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम होती है वो ये फार्डो विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद फैसिलिटीज को एयर स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इसराइल के निशाने पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इसराइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल पर हमला करके इन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया है, यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ये जो हमने किया है ये हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इसराइल की ज़ेनवेस्ट रेजियम ने हमें जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान इन्वेक्शनल तरीकों से उतर आएगा। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयर फोर्स दोनों इसराइल से काफी कमजोर हैं और इनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि इसराइल के मिसाइल्स को रोक सके। आसान अल्फाज में समझा जाए तो ऐसी पाबंदियां जो मुल्क को पनिश करने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का तकरीबन 10% हिस्सा है, जो इसको 4th पोजीशन पर खड़ा करता है। लेकिन शिकंस लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज को ही बेच सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती हैं और इस स्विफ्ट सिस्टम में से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम सट्रैक्शंस की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इसराइल का मुकाबला कर सके और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस ऐसी मवास इतनी स्ट्रांग है कि इसराइल में कोई टारगेट ऑपरेशंस प्लान कर सके, जिसे इसराइल की मुसाद ने लिबनान में बेचत अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो है प्रोग्राम्स, यानी लिबनान में हिजबुल्लाह और यमन में यूतीज, जो ऑलरेडी इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, जो हो सकता है इस बार ईरान इसराइल को लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इफेक्ट हो सकती हैं, और यही ऑप्शन इसराइल और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम इन कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी, जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड जमाए बैठी है, बेशक इनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल्स अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नजर में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी के 5th फ्लीट वार शिप रखी हुई हैं। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्राइट ऑफ हार्मोस और आसानी से माइंस डिप्लाई कर सकती हैं
और यही खतरा इसराइल और अमेरिका को खाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और खतरा भी है। मान लें कि अगर इसराइल, अमेरिका और इसके अलायंस ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और इसकी रिटेलिएट करने के सारी पॉसिबिलिटीज को रद्द कर दिया, तो फिर शुरू होगी खुल्लम खुल्ला जंग, और फिर ये जंग आम जंगों से काफी बड़े पैमाने पर होगी। अब इसमें रशिया को भी कूदना पड़ेगा और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रशिया की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रशिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली रशिया जंग ना लड़े, लेकिन ये ईरान को वेपन्स फराहम कर सकता है। पॉलिटिकल और डेवलपमेंट लेवल ये भी ईरान को सपोर्ट करेगा। इसी तरह चाइना भी ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट चाइना भी नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि चाइना ईरान को सपोर्ट करने के लिए इससे ऑयल खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान को सपोर्ट कर सकता है और यूएसए पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्टली अलायंस है, जो छुपकर ईरान को वेपन्स की सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल है कि क्या इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांस हैं या नहीं। वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि यूएसए, रशिया, यूरोप और चाइना आपस में लड़ने पे उतर आए। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना काफी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कई कंट्रीज ने दूसरी कंट्री को सिर्फ सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गयी। आइडेविक फ्रेंच प्रोडेंटेंट की असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। इस जंग में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरिया को सपोर्ट किया तो रशिया ने सर्बिया को। ऐसा करते करते फ्रांस और बेल्टीन भी इस जंग में शामिल हो गए, क्योंकि वो इस वक्त रशिया के अलायंस थे। इस तरह अलायंसेस के थ्रू वार का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। ऐसी ही एग्जांपल्स हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिलती है। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने इसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से अलाइड पावर्स जैसे बेल्जियम, फ्रांस और यूएसए ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक इस वक्त तक इटली ने खुद कोई हमला नहीं किया था। जंग की सिचुएशन में कोई नहीं देखता कि अगले ने हमले की शुरुआत की है या नहीं। जैसे अभी इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दूर दूर से ही इसराइल की मदद कर रहा है, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी पहले अमेरिका खुद को जंग से अलग रख रहा था, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना चाह रहा था। लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी जंग में कूद पड़ा। ये चैंपियन का पर्ल हार्बर अटैक था। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पर अगर इसराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों मुल्कों की फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है, और अगर इस जंग में अमेरिका ने शिरकत की तो फिर पूरे रीजन में फैल सकती है और चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है। अब आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।